Here we'll study chapter 14 of 10th class statistics. You have already studied in class 9th about classification of given data into ungrouped as well as grouped frequency distributions, and also to represent the data pictorially in the form of various graphs such as bar graph, histogram and frequency polygons. Also, we have studied certain numerical representatives of the ungrouped data called as measures of central tendency, namely mean, median and mode. Okay, mean represent average value of the observations. Median represents middlemost observation, while mode represents the most frequently occurring observation. Here we'll study mean, median and mode for group data. We'll also discuss cumulative frequency distribution and how to draw cumulative frequency curves called as ogives. Now first topic is mean of grouped data. Okay, there are three methods for calculating mean which we will discuss here. The first one is direct method. Now mean represented by x bar is the sum of values of all the observations divided by the total number of observations. Okay, suppose x1, x2, x3 up to xn are n observations with respective frequencies f1, f2 up to fn. Okay, that means the observation x1 occurs f1 times, x2 occurs f2 times and so on. Now sum of values of all the observations f1 x1, okay, plus f2 x2 up to fn xn. Okay, सपोज कोई ऑब्जर्वेशन है 3, ओके, इट इज अकरिंग 5 टाइम्स, तो क्या करना पड़ेगा हमको 3 को 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ऐसी सपोज कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन है 7, ओके, इट इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस 7 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 7 इंटू 3. यानी हर एक ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे और इन सब प्रोडक्ट को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन fi xi. Okay, this summation is a Greek letter sigma. Okay, this is a Greek letter sigma, it means summation. Okay, here I'll take as I equal to 1 to n. This means I varies from 1 to n. Okay, तो सबसे पहले हम I equal to 1 पुट करेंगे तो क्या टर्म मिलेगा, f1 x1. समेशन मीन्स प्लस साइन है तो प्लस I equal to 2 पुट करेंगे f2 x2, फिर I equal to 3 पुट करेंगे f3 x3, ऐसे I equal to n पुट करेंगे fn xn. Okay, now sum of all the नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, हम सभी फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड कर देते हैं f1 प्लस f2 अप टू fn, तो जो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम होगा दिस विल बी इक्वल टू समेशन fi, i इक्वल टू 1 से लेके n तक. ओके, दैट मीन्स f1 i इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f1 प्लस i इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f2, ऐसी करके i अप टू i इक्वल टू n पुट करेंगे तो इट इज इक्वल टू f ऑफ n, और इन सब का सम करेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n इंटू fi. क्योंकि जैसे ऑब्जर्वेशन है कोई 3 टाइम्स अकर हुई, कोई 5 टाइम्स अकर हुई, तो उन सबका अगर आप सम करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा. ओके, नाउ मीन का फॉर्मूला क्या होगा, इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, दैट मीन समेशन fi xi. Okay, I इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज समेशन fi. ओके, अगेन I इक्वल टू 1 से लेके और n तक. ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ दिस इज एन एग्जांपल फॉर अनग्रुप्ड डेटा. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है आपको, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, xi, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है fi, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ टू फाइंड मीन मार्क्स वी रिक्वायर द प्रोडक्ट ऑफ ईच xi विद द करस्पॉन्डिंग fi. ओके, तो जितने भी xi है इसको fi के साथ प्रोडक्ट करोगे, आफ्टर दैट टेकिंग द वैल्यू समेशन fi xi, यानी हमने इन सभी वैल्यूज को क्या किया, ऐड कर दिया, तो जो मीन होगा, मीन x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi. This formula we have already discussed. Okay, summation fi xi is 1779. जैसे पहली ऑब्जर्वेशन है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, ऐसी 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108, ऐसे करके इन सभी जब वैल्यूज का सम करेंगे तो 1779 के इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज समेशन fi इक्वल टू 30. तो यहाँ से जो मीन मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, 59.3, दैट विल बी आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट
this is a grouped data for the previous example. Okay, here जो class intervals हैं, they represent range of marks obtained by students. Okay, that means that 10 to 25 will include the students who got marks between 10 to 25. ओके, अब देखो कोई भी क्लास इंटरवल है जैसे 25 to 40. अब इसमें क्या होगा, दिस विल इंक्लूड स्टूडेंट्स हैविंग 25 मार्क्स but will not include students having 40 marks. Okay, that means lower limit of class interval is included but upper limit is excluded. Okay, because अब जैसे इसमें जो 4 students हैं, यहाँ पे 4 students having 40 marks, okay, they will be included in class interval 40 to 55. okay, उनको हम इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम लोअर लिमिट को तो इंक्लूड करते हैं क्लास इंटरवल में, बट हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं. okay, so it is assumed that frequency of each class interval is centered around its midpoint. okay, तो हमें क्या करना है, एक मिड पॉइंट चूज करना है which will represent entire class interval, और उस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे क्लास मार्क. okay, this midpoint is called class mark, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, xi से. okay, now क्लास मार्क होता क्या है, बहुत सिंपल सा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट divided by 2. okay, so for any class interval, class mark is equal to sum of lower limit and upper limit divided by 2. okay, so xi for ith class interval. now we have frequency fi for class mark xi. ठीक है, तो हर एक क्लास मार्क के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. तो ओके, अब नाउ fi is 2 3 7 6 6 6. अब जो सबसे पहला क्लास इंटरवल है 10 to 25, इसका क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट 10 plus upper limit 25 divided by 2. okay, so this will be equal to 17.5. ऐसे ही हम हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये क्लास मार्क आ जाएगा 32.5, 47.5, ओके, 62.5 ऐसे करके. नाउ आपको क्या करना है, मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई xi विद करस्पॉन्डिंग fi टू ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ fi xi. तो जितने भी fi है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 17.5 35, ऐसे 3 मल्टीप्लाई 32.5, सबको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने समेशन किया fi xi, दिस इज इक्वल टू 1860. ओके, फिर मीन का फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ओके, दैट इज समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मीन की, 1860 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 62. ओके, तो मीन कितना आएगा इस डेटा का, मीन इज इक्वल टू 62. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द सेकंड मेथड टू कैलकुलेट मीन इज assumed mean method. Sometimes when the numerical values of xi and fi are large, so finding the product of xi and fi becomes tedious and time consuming also. So उस टाइम पे हम क्या करते हैं, assumed mean method यूज करते हैं for reducing calculations. okay, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो क्लास इंटरवल गिवन है आपको, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क आप निकाल सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज every class interval will be represented by this class mark xi. okay, तो इसके लिए देखो सबसे पहले xi की वैल्यूज निकालेंगे, 15 प्लस 25 40 बाय 2 20. ओके, ऐसे ही इसका क्लास मार्क आ जाएगा 30 40 50 60 70 एंड 80. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है. ओके, अब देखो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है इज टू चूज वन अमंग द xi's एज द assumed मीन. ये जितने भी xi है ना, इनमें से किसी एक को आपको assumed मीन चूज करना है, और उस assumed मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से. हियर a इज assumed मीन. ओके, अब अच्छा उस a को चूज कैसे करना है, आपको कौन सी xi की वैल्यू चूज करनी है. देखो यहाँ पे xi की आपके पास 7 वैल्यूज है, तो आपको क्या करना है, जो सेंटर वाली वैल्यू है, ओके, इनमें से जो सेंटर की वैल्यू है उसको आप assume मीन चूज करोगे. अब इस केस में तो क्या है कि सिर्फ a की सेंटर वैल्यू है, दैट इज 50, तो यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, assumed मीन इज 50. इफ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ xi आर इवन, ओके, सपोज जैसे 8 वैल्यूज है आपके पास xi की, x1 के x2 x3 x4 x5 x6 x7 एंड x8. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक मिडिल वैल्यू नहीं होगी. ओके, हियर देयर आर 2 मिडिल वैल्यूज x4
एंड x5। ओके, क्योंकि अगर नंबर ऑफ जो xi की वैल्यूज है वो ऑड है तो आपके पास सिर्फ एक सेंटर वैल्यू है, उसको हम अज्यूम्ड मीन चूज कर लेंगे। बट लेकिन अगर ये वैल्यूज इवन है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो यहाँ पे मिडिल वैल्यूज होंगी। अब इन दोनों में से आप किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन चूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो आप इसमें से किसी को भी चूज करो, मीन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन ये जितनी भी xi की वैल्यूज है, अगर आप इसमें से 20, 30 या किसी को भी a चूज करते हो अज्यूम मीन, तो आंसर मीन का जो है वो सेम आना है। बट क्या होगा कि कैलकुलेशंस रिड्यूस करने के लिए ओके वी हैव टू चूज द सेंटर वैल्यू। ओके, तो आपको मिडिल वैल्यू चूज करनी होती है इनमें, जिससे कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए ना। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड डेविएशन, दैट इज di इक्वल टू xi माइनस a। तो आपको हर एक xi में से 50 यहाँ पे माइनस करना है, विच इज आर अज्यूम मीन। तो di की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30, -20, ओके, -10, 0, 1, सॉरी 10, 20 एंड 30। नाउ मल्टीप्लाई f5 विद di और फिर उनका सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा -180, -220, -70, 0, 40, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 1 30। ठीक है, तो अब क्या हो, तो इन सब वैल्यूज का जब सम करोगे तो समेशन f5 di, ओके, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 360 एंड समेशन f5 विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे समेशन f5 की वैल्यू आएगी 35। ओके, इन सबको ऐड करके f1 f2 f3 को। नाउ फॉर्मूला फॉर मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से जब आप मीन कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है a, दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन f5 di डिवाइडेड बाय समेशन f5। तो a इक्वल टू 50 माइनस 360 divided by 35. So mean here is equal to 39.71. Okay, this is the answer. Okay, तो value of mean obtained does not depend on the choice of A. But अगर आप center या middle value choose करते हो तो it makes our calculation easier, which is the purpose of using assumed mean here. Okay, the next one is step deviation method. This is the third one. Okay, in this method also we first choose a like as an assumed mean method. तो सबसे पहला स्टेप वही होगा, आपको assumed mean choose करना है। तो here value of xi will be 20, 30, okay, lower limit plus upper limit divided by 2, तो 40, 50, 60, 70 and 80। ओके, नाउ यहाँ पे एक स्टेप और फर्दर जाएंगे। अभी हमने कैलकुलेट किया था di इक्वल टू xi माइनस a। तो सबसे पहले देखो a assumed mean क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। ओके, हमको सेंटर वाली वैल्यू चूज करनी है, तो यहाँ पे a की सेंटर वैल्यू होगी 50, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती तो फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो सेंटर वैल्यूज आती, उसमें से आप किसी को भी a चूज कर सकते थे। ओके, तो आपको क्या करना है, xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। ओके, यहाँ पे एक टर्म है ui इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। h जो होता है दिस इज क्लास साइज। ओके, क्लास साइज या क्लास विड्थ कह सकते हैं। तो 15 टू 25, 25 टू 35, तो इसमें h की वैल्यू कितनी है, इक्वल्स टू 10। ओके, नाउ xi माइनस a, तो 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -30। ठीक है, तो 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, तो -30 डिवाइडेड बाय 10, तो ये ui की वैल्यू यानी u1, इसके लिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू -3। ओके, देन नेक्स्ट वन इज 30 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा, -20 डिवाइडेड बाय 10, -2, ऐसे -1, 0, 1, 2, 3। ओके, तो हमने क्या किया, जो di की वैल्यूज थी उसको क्लास साइज से डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्लास साइज जो है सभी क्लास इंटरवल्स के लिए सेम है। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट f5 मल्टीप्लाई ui। तो 6 इंटू -3 इज -18। ओके, देन 11 इंटू -2 इज -22। ओके, -7, 0, ओके, 4, 4, 3। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट समेशन f5 ui। तो इन सब वैल्यूज को जब ऐड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू -36। ओके, नाउ समेशन f5, समेशन f5 क्या होगा यहाँ पे, समेशन f5 इज अगेन सेम एज 35। नाउ फॉर्मूला फॉर मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड विल बी मीन x बार इक्वल्स टू a assumed mean plus summation f5 ui divided by summation f5 multiply h, which is class size. Okay, assumed mean is 50, summation f5 ui is -36 divided by summation f5 is 35 and multiply by class size 10. Okay, so mean will be 39.71. So mean from both the methods is same. Okay, now here are some points.
The step deviation method will be convenient to apply if all the di's have a common factor. Okay, or all the di's will have a common factor which is equal to class size h. Now the mean obtained by all the three methods is always same. Okay, mean की वैल्यू हमेशा, आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो, चाहे अज्यूम मीन मेथड यूज करो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो, द वैल्यू ऑफ मीन विल बी सेम. नाउ नेक्स्ट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इनको हमने डायरेक्ट मेथड से ही ड्राइव किया है. ये जो दोनों मेथड्स है अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम डायरेक्ट मेथड. नो वैल्यू ऑफ मीन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ए. ओके, बट टू मेक आवर calculations easier, we choose the center value of xi as a assumed mean. Okay, now next is डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब तक जितने भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखे वो सब कॉन्टिन्यूअस थे. कॉन्टिन्यूअस मींस जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल है 50 से 52, सो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है 52 टू समवेयर. ओके, यानी जहाँ पे इसकी अपर लिमिट है वहीं से नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट स्टार्ट होती. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 52 से 53 की वैल्यूज आपके पास नहीं है कि 52 से 53 के बीच में अगर कोई सपोज जैसे नंबर ऑफ मैंगोज है, ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ मैंगोज है तो वो 52 से 53 के बीच की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने से पहले जो डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड टू कन्वर्ट इट इनटू कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू टेक दिस डिफरेंस. ओके, ये जो लोअर लिमिट है ऑफ एनी क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, जैसे यहाँ पे 53 और 52 के बीच का डिफरेंस है 1, तो आपको लेना है हाफ ऑफ दिस डिफरेंस. ठीक है, तो डिफरेंस इज 1 और 1 का हाफ करोगे तो वो कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5. ओके, नाउ यू हैव टू ऐड 0.5 टू पर लिमिट ऑफ एवरी क्लास इंटरवल and subtract this 0.5, that is half of the difference, from lower limit of every class interval. Okay, तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल है 50 से 52, इसमें जब 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5, फिर 52 में ऐड करेंगे तो 52.5, अगेन 53 में जब सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 तो 52.5 और ये हो जाएगा 55.5. अब देखो ये जो नई क्लास इंटरवल आए हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये 52.5 पे एंड हो रहा है एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम 52.5, तो जो इसकी अपर लिमिट है वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन गई. नाउ इट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप इसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. ओके, नाउ xi की वैल्यूज फिर से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 51. ओके, दिस इज 54, दिस इज 57, दिस इज 60, दिस इज 63. देखो 5 वैल्यूज है, सेंटर वैल्यू को आपको ए चूज करना है अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पे ए की सेंटर वैल्यू होगी 57, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57. नाउ आपको क्या करना है, ui इक्वल टू xi माइनस ए बाई एच, तो 51 माइनस 57 कितना हो गया -6, और यहाँ पे h कितना है, देखो जो पहले क्लास इंटरवल थे ओल्ड क्लास इंटरवल, इसमें जो क्लास साइज था वो 2 था, 50 से 52, 53 से 55, बट जो न्यू क्लास इंटरवल है 49.5 से 52.5, इसमें अब जो h की वैल्यू वो चेंज हो गई, वो कितनी है 3. तो आपको ध्यान रखना है क्लास साइज हमेशा आपको नए क्लास इंटरवल का लेना है, क्योंकि इसी की हेल्प से अब मीन कैलकुलेट होगा. ओके, तो 51 माइनस 57 इज -6, -6/3 कितना हो जाएगा -2. ऐसे इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो -1, 0, 1 और 2. ओके, अब fi और ui को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -30. ओके, -110, 0, 115 और 50. ओके, जब टोटल करेंगे fi ui, देखो इसमें जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम ऑलरेडी लिखा हुआ है 400, और fi ui का सम जब आप करोगे तो ये 25 के इक्वल आएगा. नाउ मीन की जो वैल्यू होगी x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui divided by summation fi into h. Formula we have already discussed. Okay, so a equal to 57 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 400, और क्लास साइज कितना है जो नए क्लास इंटरवल का है, दैट इज 3. ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 57.19. ओके, दिस विल बी आवर मीन. नाउ नेक्स्ट इज, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है. ओके, एंड वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज मिसिंग. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी. एक फ्रीक्वेंसी इसमें मिसिंग है और आपको मीन की वैल्यू गिवन है, तो होगा क्या, देखो fi की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. कितना आ जाएगा 44 प्लस f, तो आपके पास समेशन fi की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 44 प्लस f.
उसके बाद xi की वैल्यूज आ जाएगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। तो इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस इतनी लेंदी नहीं है इसमें। सो 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84। तो ऐसे करेंगे fi xi की वैल्यूज ऐड होकर आ जाएंगी 752 प्लस 20f। ओके, क्योंकि f इंटू 20 ये f यहाँ पे मिसिंग है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। बट आपको मीन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी दे रखी है आपको 18। ओके, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 44 कितना हो जाएगा 792 प्लस 18f इक्वल टू ये कितना है 752 प्लस 20f। ओके, तो 792 माइनस 752 ये हो जाएगा 40 और 20 में से 18 माइनस करोगे तो 2f। तो यहाँ से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है f, उसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विच विल बी इक्वल टू 20। ओके, अब देखो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द थ्री मेथड्स इज ऑलवेज सेम। सो चॉइस ऑफ मेथड टू बी डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ xi एंड fi। ओके, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे दैट डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्जर्वेशन। Now, if xi and fi are sufficiently small, okay, अगर calculation ज़्यादा involved नहीं है, then direct method is an appropriate choice. Okay. Now, if xi and fi are numerically large numbers, then we can go for any of assumed mean method or step deviation method. Okay. If class sizes are unequal, okay, ऐसे questions भी हैं इसमें NCERT में कि if class sizes are unequal and xi are large numerically, we can still apply step deviation method by taking h to be a suitable divisor of di। आप di का कोई भी एक डिवाइजर ले सकते हो, h को जरूरी नहीं है आप उसको क्लास साइज के इक्वल लोगे अगर क्लास साइज अनइक्वल है, बट वो क्या होना चाहिए जितने भी di's है उन सबका एक फैक्टर होना चाहिए, एक डिवाइजर होना चाहिए, उसको चूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर क्लास साइज अनइक्वल है तो आप इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर सकते हो इजीली, di इक्वल टू xi माइनस है, किसी भी xi की वैल्यू को अज्यूम्ड मीन चूज करके और आप इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लास साइजेस अनइक्वल है तो, जैसे कि 3 to 6, यहाँ पे क्लास साइज 4, फिर नेक्स्ट दे दिया आपको 6 to 11, फिर 11 to 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास साइजेस अनइक्वल हो जाएंगे। नाउ ये तीनों फॉर्मुलेज लिखे हुए डायरेक्ट मेथड, दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड एंड दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड।